ओके दोस्तों, मैं क्लास नंबर 40 में और आज करने वाले अपने एक मेजर लास्ट चैप्टर एथिक्स एंड रिटर्न चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं एथिक्स की तरफ। जल्दी से सबको आ जाओ। एथिक्स 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 142। एथिक्स आपको इंस्टीट्यूट की मटेरियल में ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो एथिक्स अंडर जीएसटी ये अपना बेस्ट नोट है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इसमें सब कुछ कवरेज है कम से कम टाइम में। मतलब कितना पेज होगा, 1 2 एंड 2.5 पेज। 2.5 पेज के अंदर पूरा कवरेज है। नहीं सर, नहीं सर, ये हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, टफ लग रहा है सर, हम लोग से नहीं होगा, अजीब सा लग रहा है सर, इससे भी छोटा कर दीजिए, कुछ करिए यार। इससे छोटा कैसे करेंगे यार? नहीं सर, सर सर इससे छोटा कर दीजिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैजिक करने दो। अब ये रहा आपके लिए पूरा एथिक्स 1 पेज के अंदर। इसमें सब कुछ कवर है, पूरा इंस्टीट्यूट मटेरियल इसके अंदर कवर है। ठीक है, इस 1 पेज में पूरा का पूरा एथिक्स है। आओ देखते हैं एथिक्स अंडर जीएसटी। ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है बेसिक कि एथिक्स क्या होता है, क्या एडवांटेजेस है उसके। दूसरा पार्ट है रोल ऑफ सीए, हमारा रोल क्या होगा उस एथिक्स में, अपने को क्या जीएसटी से रिलेटेड एथिक्स में फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके बाद है अपने पास सर्टिफिकेशन, यानी अपने क्या क्या सर्टिफाई करने वाले हैं अंडर जीएसटी। ये 3 चीज अगर समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा अपने लिए खत्म। यानी इस 1 पेज में सब कुछ कवर है, सब कुछ। अब आते पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। एथिक्स क्यों जरूरी होता है, वाई, एंड उसका एडवांटेजेस क्या है। बूस्ट रेगुलरिटी कंप्लायंस, रिड्यूसेस टैक्स इवेशन, इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वेलफेयर। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को बूस्ट करता है, टैक्स इवेशन को रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉर पब्लिक वेलफेयर। क्या है, क्या चीज कर रहा है ये एथिक्स? एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तुम किस तरह अपने बिजनेस को रन करते हो, क्या प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे तुम बिजनेस को रन कर रहे हो। अगर तुम्हारे एथिक्स सही है तो फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली कंप्लायंस सही हो जाएगा लॉ के साथ, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच एज बोगस इनवॉइसेस हार्म करता है टैक्स रेवेन्यू और क्रिएट करता है अनफेयर एनवायरनमेंट फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर। अब जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो क्या चाहेगा, वो जब भी देखेगा कि कोई बोगस इनवॉइस के थ्रू आईटीसी का बड़ा बड़ा क्रेडिट ले ले रहा है, तो जो दिल से पे करना चाहता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्यों पे करें भाई, हम क्यों दे, मेरा ही पैसा तो तुम लोग लूट के लेके जा रहे हो, ये वो हेन तेन दिमाग में आता है। तो उस सिनेरियो में क्या करना है, बूस्ट करना है। उस समय हमने को एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा डिस्प्यूट्स, फॉस्टर होगा ट्रांसपेरेंसी और सपोर्ट करेगा इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एथिक्स क्यों जरूरी है? एथिक्स बूस्ट करता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिड्यूसेस टैक्स इवेशन, लर्न कर लो, शॉर्ट नोट में काम आएगा। बूस्ट करेगा रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिड्यूस करेगा टैक्स इवेशन, इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक बोगस इनवॉइस क्या करता है, हार्म करता है टैक्स रेवेन्यू और क्रिएट करता है अनफेयर एनवायरनमेंट फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर। अगर तुम एथिकल बिहेवियर फॉलो करोगे, एथिक्स मेंटेन करके रखोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मिनिमाइज हो जाएगा डिस्प्यूट्स, फोस्टर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट करेगा ये इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रही एथिक्स की बेसिक। अब एज अ सीए मेरा क्या रोल रहेगा इस एथिक्स को कंप्लाई करने के लिए? तो हमारा 3 रोल है। एक है अपना कोड ऑफ एथिक्स, एक है अपना डिसिप्लिनरी एक्शन और एक है अपना जीएसटी। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब हो गया वही शेड्यूल जो अपने प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ते थे। यहाँ पे अपने को सिर्फ सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 पे फोकस करना, वो भी सिर्फ 2 क्लॉज में, क्लॉज 7 और क्लॉज 8 में। सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ऑडिट पढ़ा है, पढ़ा है। इंटर में पढ़ा है, पढ़ा है। सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है, पढ़ा है। जल्दी बता दो क्या प्रिंसिपल होते हैं अपने। तो ऐसे 200 के हिसाब से अपने प्रिंसिपल क्या होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंप्लायंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर एज पर ऐसे 200। तो अपने को ये फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कोड ऑफ एथिक्स में? अपने को इंटीग्रिटी फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिविटी करना है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करना है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो करना है। इसी के साथ SQC 1 अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये हो गया कोड ऑफ एथिक्स। एम्फेसिस अपने को किस में रखना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसी के साथ SQC 1 अपने को फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल में लिखा है किस तरह अपने
ऑडिट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स फॉलो कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये तो बात हो गई जो अपने को करना है, अगर नहीं किया तो हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। कहां हो सकता है? सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज 2 ही क्लॉज है तो वो चाहेंगे कि तुम डायरेक्ट पूरा लिखो। सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 किसमें? सेकेंड शेड्यूल पार्ट 1 में 2 क्लॉज है, क्लॉज 7 और क्लॉज 8 अपने लिए एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी में। क्लॉज 7 क्या बोलता है? A CA in practice would be deemed to be guilty of professional misconduct, यानी हम तुमको गिल्टी मान लेंगे कि तुमने अपना प्रोफेशनल ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं किया अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो ड्यू डिलिजेंस। अगर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करते हो या ग्रॉसली निग्लिजेंट रहते हो, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? उस सिनेरियो में हम तुमको गिल्टी मान लेंगे एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ये है क्लॉज 7। क्लॉज 7 नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड इज ग्रॉस नेग्लिजेंट। इसी के साथ तुम्हारे ऊपर लगेगा क्लॉज 8 भी। क्लॉज 8 क्या बोलता है? इफ यू फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेटिगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। म्हणजे तुमको अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है ताकि तुम अपना ओपिनियन फॉर्म कर सको। अगर तुम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करोगे तो तुम्हारे ओपिनियन को अपने मानेंगे कि गलत है एंड यू विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए तुम्हारे पास। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट रीजनेबल अश्योरेंस होना ही चाहिए। उसके लिए तुमको क्या चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है और तुम ओपिनियन दे देते हो तो वो गलत ओपिनियन है। उसके लिए हम तुमको प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहरा सकते हैं। तो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 7 क्लॉज 8। क्लॉज 7 टॉक्स अबाउट not following due diligence and gross negligence, and clause 8 talks about not obtaining sufficient information while expressing an opinion on anything। किसी भी चीज पे ओपिनियन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तुम अगर एक चीज सर्टिफाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वो आया और आप लोग को याद है 2 लाख के ऊपर CA-CMA का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो 2 लाख के ऊपर जब अपने आईटीसी वाला याद आ रहा है कुछ? आईटीसी में हमने पढ़ा था कि जब रिवर्स करते हैं आईटीसी तो 2 लाख के ऊपर होता था, तो अपने को सीए इनफैक्ट रिफंड के लिए भी 2 लाख का होता था, तो CA-CMA का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। तो उस सिनेरियो में तुम जो सर्टिफिकेट इशू करोगे उसके लिए तुमको क्लॉज 7 और क्लॉज 8 को दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली बात तो तुमको कोड ऑफ एथिक्स को पूरा रखना पड़ेगा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, SQC 1 को ध्यान में रखोगे। उसके साथ क्लॉज 7 और क्लॉज 8 का एकदम ध्यान रखोगे कि तुम ग्रॉस निग्लिजेंट नहीं होगे और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 7-8 में तुमको गिल्टी ठहरा देंगे हम। ओके, अब स्पेसिफिकली जीएसटी से रिलेटेड अपने को क्या क्या कामें करने हैं, आओ देख ले। सबसे पहले अपने को एथिकल कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। एथिकल कंडक्ट क्या होता है? वही जो अभी हमने पढ़ा उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। वाइल डिस्चार्जिंग इज प्रोफेशनल ड्यूटी, वही इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह को करना पड़ेगा। मेंटेन करने पड़ेगा अपने को प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स जो भी जरूरी है उस सिनेरियो में। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ लॉ इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस या सर्टिफिकेशन या एडवाइजरी फंक्शन, इट शैल बी लायबल टू एप्लीकेबल पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी लॉ। यानी अगर तुमने गलत इशू कर दिया सर्टिफिकेट, गलत ओपिनियन फॉर्म कर दिया जीएसटी में या गलत अटेस्टेशन कर दिया तो तुम पे भी पेनल्टी लगेगी अंडर जीएसटी लॉ। तो तुम भी ऐसा नहीं है कि बच जाओगे जीएसटी लॉ से कि पेनल्टी से, तुम पे भी पेनल्टी लगेगी। और जो तुम्हारा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो अलग, वो तो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। यहाँ पे तुम्हारे ऊपर होगा जीएसटी लॉ की तरफ से, जो भी पेनल्टी वगैरह लगती होगी वो लगेगी ही लगेगी। जीएसटी कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, असिस्ट करना इन ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शन, इंश्योरिंग नेसेसरी कंप्लायंस, responsible for accurate record keeping of GST transaction, act as a tax advisor. CA must assess the impact of GST on various aspects of business including supply chain, pricing strategy. CA in practice can also appear on behalf of client या GST appellate, GST officer या GST appellate tribunal के सामने as a authorized representative. तो असिस्ट करना इन ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शन, नेसेसरी कंप्लायंसेस तुमको उसके तुम्हारे क्लाइंट के लिए करने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, एज अ टैक्स एडवाइजर एक्ट करोगे तुम।
तुम उसके इम्पैक्ट देखोगे कि जीएसटी का इम्पैक्ट उसके बिजनेस में कहाँ कहाँ हो रहा है, इंक्लूडिंग सप्लाई चेन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एंड तुम ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हो। तो रूल ऑफ सीए क्या हो गया? एक कोड ऑफ एथिक्स, डिसिप्लिनरी एक्शन और जीएसटी। कोड ऑफ एथिक्स में वही इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर वगैरह वो सब, एसक्यूसी 1 को फॉलो करना। अगर तुमने बिना ड्यू डिलीजेंस के ओपिनियन फॉर्म कर दिया तो क्लॉज 7, अगर तुम फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो तो क्लॉज 8 में जाओगे। अगर आपको याद होगा तो ये क्या है? सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 1। क्या? सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 1। ओके। फिर आता है अपना जीएसटी से रिलेटेड तुमको क्या करना है? एथिकल कंडक्ट जो भी हमने पढ़ा, इंटीग्रिटी वो सब फॉलो करना है, प्रोफेशनल नॉलेज फॉलो करना है तुमको। कोई भी वॉयलेशन ऑफ लॉ किया ना तो तुम भी जाओगे पेनल्टी में। और क्या क्या तुमको करना है? उसको हेल्प करना रजिस्ट्रेशन लेने में, स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शन में, इंश्योरिंग नेसेसरी कंप्लायंसेस में। तुम उसका टैक्स एडवाइजर हो, प्लस तुम उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हो। अब हमने देखा 2 पार्ट, एक हमने देखा एथिक्स का बेसिक, एक हमने देखा रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके साथ अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन के टर्म। जीएसटी में एक सीए क्या क्या सर्टिफाई करेगा? तो टोटल 4 चीजें सर्टिफाई करनी है अपने को। क्या 4 चीजें? सबसे पहले अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन या स्विचिंग। याद है ये हमने पढ़ा था आईटीसी चैप्टर में, जब अपने रजिस्ट्रेशन लेते हैं या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं या स्विच करते हैं फ्रॉम एग्जाम टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसमें मल्टीपल चीजें थी कि ठीक एक दिन पहले वाला स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का इनपुट मिलता था, ये वो वाला प्रोविजन का बात कर रहा है। उसमें याद है 2 लाख रुपए वाला अमाउंट होना चाहिए था, कि अगर 2 लाख के ऊपर अमाउंट है तो तुमको सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड जो सर्टिफिकेट तुमको लगेगा उसके लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या सबमिट करेगा? आईटीसी 01 विद इन 30 डेज। क्या सबमिट करेगा? आईटीसी 01 विद इन 30 डेज। हमने वहां पे पढ़ाई करी थी इसके बारे में, तो बस यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा सर्टिफिकेशन वो क्या देगा? उल्टा वाला भी था ना एक, कि कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन या अपने चले जाते हैं रजिस्टर्ड से एग्जेम्प्ट में चले जाते हैं, अपोजिट वाला। तो उस वाले सिनेरियो में रिवर्स अपने करते थे मार्केट प्राइस के बेसिस पे, करेक्ट? तो यहाँ पे सीए क्या सर्टिफाई करेगा? कुछ नहीं, सर्टिफाई करेगा कि जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है वो सही है, गलत नहीं है। सर्टिफाई क्या करेगा? प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को सर्टिफाई करेगा। फिर सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में भी उसको सर्टिफाई करना पड़ता है आईटीसी को, तो वो आईटीसी को वो सर्टिफाई करेगा एंड रजिस्टर्ड पर्सन सबमिट करेगा फॉर्म नंबर आईटीसी 01। क्या सर्टिफाई करना है? कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डन विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। इस चीज को सर्टिफाई करना पड़ेगा। फिर तुमको सर्टिफिकेट करना है रिफंड के केस में, जब 2 लाख के ऊपर रिफंड चला जाता है और अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं रहता है, तो उसके लिए याद है अपने क्या जमा करते थे? जीएसटी आरएफडी 01। तो तुमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एनेक्सर 2 ऑफ फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01। जब भी तुम ये सारा काम करोगे तो तुमको मेंटेन करना है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग टैक्स पेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। तुमको रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है फर्स्ट वाले केस में, कि जो आईटीसी क्लेम कर रहा है सही है, जो मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो सही है। दूसरे वाले केस में कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डन विद स्पेसिफिक प्रोविजन। इस वाले केस में कि ये 2 लाख वाला जो है उसमें कोई अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं है। तुमको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके। तो सर्टिफिकेट में 4 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है? सबसे पहला, जब अपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं या फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस सिनेरियो में जीएसटी 01 फाइल करना पड़ता है, तो सीए का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है जब भी 2 लाख के ऊपर अमाउंट होता है। या अपना कैंसिल होता है रजिस्ट्रेशन या अपने स्विच करते हैं एग्जाम से टैक्सेबल में चले जाते हैं, तो उस सिनेरियो में मार्केट प्राइस के बेसिस पे अपने को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो सीए से सर्टिफाई करवा लेना कि जो मार्केट प्राइस है वो जेन्युइन है, जो मार्केट प्राइस हम ले रहे हैं वो जेन्युइन ले रहे हैं। सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सबमिट करता है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए लायबिलिटी को। सीए से सर्टिफाई करवा लेना कि जो लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है वो एज पर स्पेसिफिक प्रोविजन ही ट्रांसफर हो रही है। फिर बात करते हैं रिफंड की। अगर रिफंड 2 लाख के ऊपर होता है तो कोई अनजस्ट इनरिचमेंट है नहीं, इसके लिए अपने को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा एनेक्सर 2 में जीएसटी आरएफडी 01 में। अगर आपको याद होगा कि अप टू 2 लाख होता था तो अपने क्या करते थे? सेल्फ सर्टिफिकेशन देते थे। जब 2 लाख के ऊपर जाता था तब अपने को सीए से सर्टिफाई करना पड़ता था। अब इस सर्टिफिकेशन में सीए का रोल क्या होगा?
कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, जो भी जैसा केस होगा अकॉर्डिंगली उसका रीजनेबल अश्योरेंस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड कोड ऑफ एथिक्स को तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसमें से कुछ भी वो गड़बड़ करेगा तो क्लॉज 7 और क्लॉज 8 में पकड़ा जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जीएसटी में जो पेनल्टी लगती होगी वो तो लगेगी ही लगेगी। एंड दिस इज द इंटायर एथिक्स चैप्टर फॉर यू गाइस। ठीक है सर हमको यकीन नहीं हो रहा पूरा चैप्टर ऐसे एक पेज में कैसे कवर हो गया, आप झूठ बोल रहे हैं। पेज नंबर 142, 143, 144 इज ऑल योर्स। गो अहेड, रीड इट एंड कंप्लीट इट एंड देख लेना सब कवर है। कर लो रीड, नक्की करो, घर पे तो करोगे नहीं। रीड, ठीक है। बस उस चार्ट में क्या ऐड करना है, ये छोटे मोटे वैसे भी ऐड किया हुआ, बस ऐड ही किया हुआ है, सभी कुछ तो ऐड ही किया हुआ है चार्ट में, क्या ही ऐड करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से नहीं पढ़ने का, सीधा वहां से पढ़ने का, यहाँ से पढ़ने का बिकॉज आंसर लिखना, आंसर तो तुमको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे तो सिर्फ लर्न करने के पर्सपेक्टिव से दिया, आंसर लिखने के लिए तुमको ये रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसी के साथ एक ऑडिट रिपोर्ट आता है अंडर सेक्शन 66, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है और असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर में, तो उसको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ दोस्तों आपको पता है हमारा समाप्त होता है एथिक्स अंडर जीएसटी चैप्टर। कैसा पूरा खत्म हो गया? नहीं, इसका केस लॉ बाकी है, जो अपने कब करेंगे, कल करेंगे, जब अपने एथिक्स सॉरी डिमांड एंड रिकवरी एंड ऑफेंस एंड पेनल्टी का एक बार एक पेंडिंग टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसका केस लॉ करेंगे, तो लग गया तो उस पेंडिंग टॉपिक का भी केस लॉ कवर हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एथिक्स चैप्टर तो अभी आप कर ही लोगे रिवाइज, उसके साथ साथ ऑफेंस एंड पेनल्टी जरूर पढ़ लेना, अदरवाइज कल समझेगा नहीं तुमको क्या चल रहा है केस लॉ में। ठीक है, तो ऑफेंस एंड पेनल्टी इनफैक्ट पूरा जीएसटी रिवाइज कर लो, बिकॉज पेंडिंग टॉपिक्स अपने शुरू करने वाले। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने रिटर्न चैप्टर की तरफ। आ जाओ।